जय हिंद स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, ये जो सीरीज चल रही है ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो लक्ष्मीकांत की किताब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द कंपनी रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द कंपनी रूल के टॉपिक्स के अंदर हमने क्या किया है, एक स्पेशल चीज आप लोगों के लिए, कि हमने इस पूरे चैप्टर को जो है वो सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि आपको नोट्स के लिए आसान हो। और नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पीडीएफ में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरी चीजों को हमने तैयार कर दिया है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफी आसान हो जाए और आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिल्कुल टॉपिक सब टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे, और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से दिमाग में क्लियर हो जाएगा। उसके नोट्स आपके सामने बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से रेडी रहेंगे। और इतना ही नहीं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी है और मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी है, यानी कि पूरा लेक्चर देखोगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कवर्ड हो जाएगा। तो हम जो ये प्रयास कर रहे हैं उसके लिए एक लाइक का बटन तो बनता ही है हिट करना। तो फटाक से लाइक के बटन को हिट कर दो जल्दी से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो तो। और लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज ये है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में यूट्यूब के। वहां से जाकर जो है वो आप पूरी प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हो। चलो, तो इस चैप्टर के अंदर हम किन किन चीजों के बारे में कवर करेंगे, तो आपको बहुत ध्यान से जो भी चीज मैं बता रहा हूं वो सुनना है, समझना है, कंसेप्ट बिल्ड करना है। बाकी इसकी पीडीएफ के थ्रू पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा। तो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कंपनी रूल के बारे में, जिस चैप्टर को हमने बहुत अलग अलग शॉर्ट में, यानी कि सब टॉपिक्स में तोड़ के रखा है। ये एक एक करके इन पूरे सब टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम क्राउन रूल को डिस्कस करेंगे, जो 1858 से लेकर 1947 का पीरियड है। तो ये इस प्रकार से एक एक टॉपिक्स यहाँ पर हमने सब टॉपिक्स बना के रखे हुए हैं, और उन सब टॉपिक्स को डिटेल में मैं अभी के अभी आपको कवर करवाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये पूरे सब टॉपिक्स इसके अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। और जब आप पूरे टॉपिक्स अच्छे से कवर अप कर लो, तो इन क्वेश्चंस की जो है वो बाद में इस पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिस कर लेना। टोटल हमने 10 क्वेश्चंस यहां पर स्टार्टिंग में दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और बाकी इस पीडीएफ के एंड में आपको 5 मेंस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। राइट, तो ये सब पूरे क्वेश्चंस है, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मैं आपको एक आइडिया देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट अपन एक एक क्वेश्चन एक बार हल्का सा जो है वो देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज पूछती है। अब देखो, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कि आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पहली बार कब उभर कर आई। राइट, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में आपको 1688 के पता होना चाहिए। राइट, तो ये सब चीजें, जॉन लोकी और मॉन्टेस्क्यू, ये बेसिकली फिलोसोफर्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर, जो मेंस में जिनके बारे में आप लिखते हैं। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपका टॉपिक है तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो देखो, हमने डिटेल में पूरा सोल्यूशन भी दिया है कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे और अगर आपको टॉपिक नहीं भी पता तो उस टॉपिक का आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में ये क्वेश्चन है। राइट, अगर आपने चार्टर एक्ट 1813 ध्यान से पढ़ के रखा है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर आराम से लगा सकते हैं। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स होते हैं उससे रिलेटेड पूरे ये क्वेश्चन जो है वो हमने रखा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, कमिटी से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। देखो, इनमें से कौन सी कमिटी जो है वो फंडामेंटल राइट से एसोसिएटेड है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी 1966 में जो है वो बनाई गई थी। फिर इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमने एक आपको जो है वो दे दिया है ना। फिर इसके अलावा नाइन्थ शेड्यूल और आर्टिकल 31B से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आपको, तो आपको एक आइडिया लगेगी कि पॉलिटी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पूरी सीरीज में हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग और एंड में, स्टार्टिंग में प्रीलिम्स के क्वेश्चन, एंड में मेंस के क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। तो टोटल देखो, इसमें करीब ये मान के चलिए कि 80 चैप्टर्स हैं इस लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में। मोर और लेस 80-85 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। तो आप सोचिए, उन 80-85 चैप्टर्स में हर एक चैप्टर में पीडीएफ में अगर हम आपको रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे प्रीलिम्स और मेंस के, तो आप सोचिए कि आपके करीब कुछ नहीं तो 800 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी प्रीलिम्स के, और कुछ नहीं तो 300-400 मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो इतना आपने कर लिया तो पॉलिटी आपकी
बेसिकली ये मान के चलिए पॉलिटी में आपके मार्क्स कोई काट ही नहीं सकता, पॉलिटी में जो है वो माहिर हो जाएंगे। और पॉलिटी का वेटेज सबसे ज्यादा है सिविल सर्विसेज के अंदर। तो बस बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं आपको, उसको आप कवर अप करते रहिए। प्लस इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। राइट, और जहां पर बहुत सारी पीडीएफ्स, नोट्स, जो भी चीज इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है उसके पूरे अपडेट्स, पूरी पीडीएफ्स, पूरे नोट, शॉर्ट नोट्स इस प्रकार के, वो हम सब वहां पर प्रोवाइड कराते हैं, जिसको आप अपने पास रख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं, मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब समय वेस्ट नहीं करूंगा मैं, हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक को। तो हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत के बारे में। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, बट क्योंकि हम लक्ष्मीकांत को चैप्टर वाइज कवर अप कर रहे हैं, उसके पहले चैप्टर में ये टॉपिक है, तो इसको भी हम कवर अप करेंगे बहुत डिटेल में। तो जैसा हम जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स रहा है। तो आओ शुरू करते हैं आज के टॉपिक में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टैब्लिशमेंट और उसका भारत में क्या प्रभाव है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। सबसे पहले 1600 ईयर आपको ध्यान में रखना है। 1600 में जब क्वीन एलिजाबेथ वन ने 31 दिसंबर को लंदन के मर्चेंट्स को, यानी कि लंदन के व्यापारी को रॉयल चार्टर दिया, इस चार्टर के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, जो ऑफिशियली गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना, जनरली लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, बट एक्चुअल में उसका नाम है ये गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। तो ये चीज थी। तो कंपनी का मेन गोल था साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करना, खासकर स्पाइस आइलैंड से, यानी कि जहां पर मसाले पाए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका फोकस इंडिया की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। फिर होता क्या है, और ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि चार्टर जो है वो उसने कंपनी को 15 साल की मोनोपोली दी थी कि आप सभी कंट्रीज जो कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में है और स्ट्रेट ऑफ मेलिगन के वेस्ट में है, तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और केप ऑफ गुड होप की लोकेशन देखो अपने वर्ल्ड मैप पर, और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कहां पर है वो अभी के अभी देखो, तुरंत के तुरंत। और सुनो, ये लोकेशन कहां से देखनी है आपको, आपके पास जो दीवार पे अपने वर्ल्ड मैप लगा है ना, वहां से आपको ये लोकेशन जो है वो देखनी है, कवर करनी है कि केप ऑफ गुड होप कहां। तो अभी भी पता नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं आपके लिए ही हूं, आपकी तैयारी मुझे बेस्ट तरीके से कवर अप करवानी है, ये मेरा जिम्मा है। तो ये लो, स्क्रीन चेंज हो गई होगी। अब आप देखो, पहले तो अपन अपने भारत देश की तरफ जाते हैं प्यारे से। ये इंडिया आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ना, यूरोप में यहां पर आपको ये लंदन दिखाई दे रहा है, ये अपना यूनाइटेड किंगडम हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सभी को दिख रहा है ना, सभी लोगों को। तो अब आप देखो, यूनाइटेड किंगडम से इन्होंने चार्टर पास किया सन 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल की मोनोपोली दी कि बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों, तुम एक काम करो, जो केप ऑफ गुड होप है, तो केप ऑफ गुड होप के लिए आप अफ्रीका देखो, ये अफ्रीका देखो, ये यहां बिल्कुल हम नीचे जाएंगे साउथ अफ्रीका की तरफ में, ये केप टाउन आपको जो है वो दिखाई दे रहा है, यहीं पर ही केप ऑफ गुड होप भी आपको दिखाई देगा। अरे गुरु कहाँ गया, ये बस यही दिक्कत होती है, इसलिए मैं मैप वगैरह यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा लैग जो है वो कर जाता है। तो यहीं पर ही है, मतलब कि ये अफ्रीका के साउथ में, ठीक है। तो आप जो है वो इसका एक आइडिया जो है वो रखना, ठीक है। फिर यहां से कहां तक का, केप ऑफ मैगेलन, या सॉरी स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। तो ये स्ट्रेट ऑफ मैगेलन का है। तो देखो, केप ऑफ गुड होप से लेकर ईस्ट की तरफ जाओ आप, कहां तक कहां तक कहां तक, तो ये साउथ अमेरिका, यानी कि धरती गोल है ना, तो ये साउथ अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है। और यहीं पर ही मैं नीचे जाऊंगा चिले की तरफ, यहां पर साउथ अमेरिका के साउथ में चिले
कंट्री हमें देखने को मिलती है, तो यहीं पर ही जो है वो, ये देखो चिले कंट्री है ना, ये पूरी साउथ तक, इसके साउथ में जो है वो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है। तो इनने बोला कि भैया आप केप ऑफ गुड होप से लेकर स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के बीच का जितना भी पूरा एरिया है, आप उसमें धूम मचाओ, आपकी पूरी 15 साल के लिए मोनोपोली है, आप ऐश करो। इनिशियल एम यही था कि ट्रेड आपको करना है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ईस्ट इंडीज इसको कहा गया, पर्टिकुलरली स्पाइस आइलैंड में, जो कि मॉडर्न डे इंडोनेशिया, बट कंपनी का फोकस धीरे से इंडिया की तरफ छा गया। समझ गए अब ये वाली बात है ना, आप भूलोगे तो नहीं। अब सुनो दूसरी चीज बहुत ध्यान से। इंडिया में जब ये ट्रेड करने आए, तो उस समय 1612 में, 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की, जब मुगल एम्परर जहांगीर ने उन्हें परमिशन दी। अक्सर क्वेश्चन आता है। पहले उनका मेन फोकस था स्पाइसेस और टेक्सटाइल के ट्रेड पर, यानी कि मसाले और कपड़ों के ट्रेड पर, लेकिन उन्होंने मद्रास 1639, बॉम्बे 1668 और कैलकाटा 1690 में भी अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश कर दी। मतलब अब ये बेसिकली कोलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मुगल शासन का डिक्लाइन हुआ, तो कंपनी ने इस पावर वैक्यूम का फायदा उठाया कि पावरफुल पोजीशन पे कोई नहीं है, और अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर उन्होंने इंडियन शासकों के बीच राइवलरी का फायदा उठाया। इनने देखा कि यार इंडियन शासक आपस में डिवाइडेड है, चलो इसी चीज का फायदा उठाते हैं और इनको आपस में लड़वाते हैं। फिर क्या कहानी आती है? फिर कहानी आती है बैटल ऑफ प्लासी की 1757 में। तो 1757 का बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है। यह बैटल 23 जून को हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में, बहुत शानदार व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव, मतलब ये मान के चलो कि एक बहुत ही छोटी सी, मतलब ये सिंपल शब्दों में समझाने के लिए बताऊं तो हवलदार की पोजीशन से उठकर ये गवर्नर बना, उस पोजीशन तक पहुंचा। तो रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में सिराज उद दौला की फोर्सेस को हराया इसने। तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही मतलब एक्सपर्ट था यार, यानी कि अगर रॉबर्ट क्लाइव नहीं होता ना, तो ये कहा जाता है कि इंडिया के अंदर फ्रांस का रूल चल रहा होता, ना कि ब्रिटेन का, क्योंकि उस समय डुप्ले था यहां पर। और ये कहा जाता है कि डुप्ले ने जो है वो, डुप्ले बहुत शक्तिशाली था, और वो अगर यहां पर टिक जाता, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होती इंडिया में, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट था। बट रॉबर्ट क्लाइव, इसको पता था कि दुनिया की सबसे करप्टेड कंट्री जो थी, करप्टेड गवर्नमेंट जो थी, वो फ्रांस की थी। इसने बेसिकली फ्रांस गवर्नमेंट को पैसा खिलाया और डुप्ले को वापस बुलवा लिया। मतलब वो बोलते हैं ना कि ट्रांसफर करा देंगे बेटा, तो हमारा, हमारे हमसे ना उलझो। तो हुआ यही था कहानी। और ये व्यक्ति जो है रॉबर्ट क्लाइव, इतना स्मार्ट था कि इसने जो है वो सिराज उद दौला ने जो कहर मचा के रखा हुआ था यहां पर, क्योंकि इसने एक टाइम ऐसा आया था कि सिराज उद दौला ने जितनी भी जो फैक्ट्रीज वगैरह जो थी ब्रिटिशर्स की, जो उन्होंने स्टैब्लिश की हुई थी कलकत्ता में, उसको सीज कर दिया था। फिर हुआ ये कि जब रॉबर्ट क्लाइव पहुंचा, तो उसने फिर स्ट्रेटजी बनाई और सिराज उद दौला को गद्दी से ही हटवा दिया। अब ये बैटल ऐसा था जो कभी लड़ा भी नहीं गया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सिराज उद दौला के खास लोगों को जो है वो अपनी तरफ कर लिया, उनको करप्ट बना दिया, और सिराज उद दौला को मौत के घाट उतार दिया। और सिराज उद दौला की जगह अपना खुद का व्यक्ति मीर जाफर स्टैब्लिश किया। यहां से तो फिर पपेट रूलर्स का राज जो है वो शुरू हो जाता है। कंपनी जो चाह रही थी फिर वो कर रही थी, क्योंकि राजा ही कंपनी के हाथ में है। कंपनी जो बोलेगी राजा को, वो उसको करना पड़ेगा। है, कंपनी राजा को बोल रही कि उतर के आओ और मेरे पैर छू जब मैं अंदर आऊं, तो राजा को करना पड़ रहा है। तो राजा की अब इज्जत बची नहीं। ये पपेट रूलर्स की कैटेगरीज जो है वो अब शुरू हो गई थी। बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री, जब आप पढ़ोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसका डेप्थ एक्सप्लेनेशन जो है वो दे दिया। इतना डेप्थ में हर टॉपिक पे नहीं दूंगा, क्योंकि हम जो है वो चलेंगे, नहीं तो ऐसा होगा तो फिर बहुत लंबा लेक्चर जो है वो खिंच जाएगा। इट्स जस्ट कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह, मतलब इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा, आप खो जाओगे एक दुनिया में, आपको एक अलग लेवल की चीजें समझ में आएंगी। और
आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए, तो होपफुली आपको शायद अब लॉन्ग टर्म तक वो चीजें याद रहेंगी, क्योंकि यू हैव टू स्टडी इन अ वे कि वो एक स्टोरी है। जैसे आप पिक्चर को, मूवीज को देखते समय भूलते हैं ना, वैसे ही आपको पढ़ाई को भूलना नहीं है। जस्ट लाइक दैट मैं वैसे ही आपकी चीजें कवर अप कराऊंगा। तो हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी में हुआ क्या कि कंपनी को बंगाल के रिसोर्सेज और रेवेन्यू मिल गए, जिन्होंने उनकी मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर को और मजबूत बना दिया। तो बैटल ऑफ प्लासी ने कंपनी को मजबूत बना दिया, पॉलिटिकली, मिलिट्री वाइज, और रिसोर्स तो है ही है। अब चलते हैं चार्टर एक्ट्स की तरफ। तो हम बात करेंगे चार्टर एक्ट्स के बारे में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए बनाए कि यार ये ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी ज्यादा उछल रही है, इसको रूल्स रेगुलेशंस के दायरे में लाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर कंप्लेन्स तो आ रही थी लगातार लंदन में। हमारे यहाँ के जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो लंदन से कंप्लेन्स लिख लिख कर भेज रहे थे कि भैया ये देखो यार, हमें पीटा जा रहा है यहाँ पे, हैं। राजा बाहर खड़ा हुआ है और बाहर ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, फिर राजा को बोल रहे हैं कि जल्दी आओ यार, छोटी गोल्ड लेके आओ। ये कौन सा तरीका हुआ यार, हमारे राजा से छोटी गोल्ड मंगवाई जा रही है। राजा अपने दूत को भेज रहा है तो उसको मार पीट के भगा दिया जा रहा है कि जब बोला राजा को बुलाओ तो राजा को बुलाओ। तो हमारे राजा की बेइज्जती कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं उनको। तो लगा यार लंदन में बैठे हुए लोगों को कि ये तो उत्पात मचा रहे हैं साले, और पैसा हमें उतना भेज नहीं रहे, इन लोग को तो बड़े मजे आ रहे हैं, तो रुको इनके ऊपर बंदिश लगाई जाए। तो ये चार्टर एक्ट जो था, वो लंदन में बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कंपनी के ऊपर रेगुलेशन लगाए, क्योंकि ये एक मात्र एक कंपनी है, ये गवर्नमेंट नहीं है। अभी गवर्नमेंट तो आगे चल के बनेगी, आएगी, जो डायरेक्टली रूल करेगी, क्राउन रूल जिसको बोलते हैं हम लोग। ये कंपनी है जो उत्पाद मचा रही है इंडिया के अंदर। तो पहला चार्टर एक्ट 1773 में पास हुआ, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन इन्होंने बनाई। इनने बोला कि भैया बहुत हो गया, अब हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए कंपनी की, कंपनी क्या उत्पाद मचा रही है। तो इसके लिए हमें एक बंदा चाहिए जिसके साथ हम बातचीत कर सकें। तो इनने बना दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन। 1813 में चार्टर एक्ट ने कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी। इनने बोला कि बेटा बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत पैसे कमा लिए तुमने इतने 1600 से लेकर अभी तक यार, बहुत उत्पाद मचा लिया। अब सुनो, सिर्फ चाय और चाइना के साथ ट्रेड करने में तुम्हें हम मोनोपोली दे देते हैं, बाकी दूसरी कंपनी भी अब हमारी ब्रिटेन की तरफ से आएंगी और यहां पर व्यापार करेंगी, उनको रोकोगे नहीं तुम। फिर 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया इन्होंने, 1833 में, है ना। तो क्या हम सीख रहे हैं, आपको क्या सीखना है कि इंपॉर्टेंट चीज है, 1773 के चार्टर एक्ट में एक पोजीशन आती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, और इवन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैलकाटा के अंदर स्टैब्लिश हो गया। अब इसमें लंदन में बैठे लोग अब इंटरवीन कर रहे हैं इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर कंपनी के थ्रू। फिर 1813 में क्या हुआ, कंपनी को बोला कि अरे बेटा बहुत तुमने मोनोपोली जमा ली है अपनी, अब छोड़ो अपनी मोनोपोली, सिर्फ दो चीज में मोनोपोली देंगे, चीनियों के साथ ट्रेड करो, क्योंकि हमें मंगोल्स का खतरा नहीं सहना, क्योंकि वो साले बहुत मारते हैं, चाउमीन खा के चाउमीन स्टिक को आंख में गड़ा देते हैं, हमें नहीं खेलना उनके साथ, तुम खेलो। और बाकी चाय हमें उतनी पसंद नहीं है, तुम पियो भाई चाय। तो ये था। और फिर इसके अलावा इनने बोला, अब इंडिया के अंदर जो भी आप कब्जा कर रहे हो जिस भी क्षेत्र में, इंडियंस को बताना होगा कि वहां क्राउन है भैया, हमारे माई बाप है हमारे, उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस शुरू हो गया 1813 से ही लंदन में बैठे लोगों का इंडिया के अंदर। क्योंकि ये देख रहे थे ना कि यहां से लोग व्यापारी जा रहे हैं साला, वहां पे यहां से निकल रहे हैं फटी पैंट पहन के, वहां से रोल्स रॉयस लेके आ रहे हैं। एक साल के अंदर लोगों की तकदीर बदल गई है। 7 करोड़, अमिताभ बच्चन बैठा है क्या वहां पे? यस, हमारे यहाँ थे रिसोर्सेस, हमारे यहाँ है अमिताभ बच्चन, जिसने जिता दिया इन लोगों को करोड़ों रुपए। जब ये लोग लौटे और दूसरे लोगों ने जब इनको देखा तो वो जल के राख हो गए। जैसे आप, अभी आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी पूरी जितने भी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सबकी जल के राख हो जाएगी, है। हुआ यही, सबकी जल के राख होने लगी। तो इन्होंने बोला कि भाई हमें भी कुछ करना है। तब से 1813 से इन्होंने बहुत तगड़ी तरीके से इंटरवेंशन शुरू किया। फिर आता है समय 1833 चार्टर का, थोड़ा और समय बीता ना। तो इनने बोला कि बाबा अब पूरे बंगाल नहीं, पूरे इंडिया पर कब्जा चाहिए अब, क्योंकि
सिर्फ बंगाल से काम नहीं होगा, इंडिया में तो बहुत रिसोर्सेज है यार, भर के रिसोर्सेज है, तो हमें पूरा इंडिया चाहिए। तो धीरे धीरे करके देख रहे हो ये अपना हाथ बढ़ाते आ रहे हैं। इनको उंगली क्या दी, इनने हमारा हाथ नहीं गला पकड़ लिया। देखते जाओ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की इन्होंने पोजीशन बना दी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को लेजिस्लेटिव पावर दे दी कि कानून बनाओ बेटा, ब्रिटिश इंडिया के अंदर कानून बनाओ तुम। और इसने कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म कर दिया। इसने बोल दिया कि भाई कंपनी बहुत ज्यादा कमर्शियल हो रही है, अब तुम बेटा कमर्शियल में तो हाँ कमाओ, टेंशन नहीं है। बट अब जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे, अब वो बताऊं क्या बन गए, अब वो नेताजी बन गए। अब वो ब्रिटिश इंडिया के नेता बन गए हैं, ब्रिटिश इंडिया के पॉलिटिशियन बन गए। क्योंकि अब ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, प्रशासन करेंगे, क्योंकि वहां से लंदन से ऑर्डर आ गया है कि बॉस अब अब तुम काम मत करो, अब तुम हमें और दूसरों से काम करवाओ और हमें बताओ। क्योंकि इस कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, इसने खेल को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि इंडिया के अंदर राजाओं को कैसे लड़वाना है, और पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही थी लंदन में। तो लंदन एक्साइट हो गया कि गजब यार, इंडिया के अंदर तो बहुत पैसा है, सोने की चिड़िया है भाई इंडिया, दम के पैसा है। तो और यहां पर ये जो कंपनी है ये पूरी अच्छी तरीके से कंट्रोल जमा के बैठी है। चलो आओ, इस कंपनी को अपन अपने कंट्रोल में करते हैं, वश में करते हैं, है ना। तो गेम ये था। तो कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी कब खत्म हुई, 1833 में। और इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया, और ये कानून जो था, इस कानून ने जो है वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करी। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर 1853 इस कानून ने जो है वो कंपनी को बोला कि अरे भाई सुनो, थोड़ा सा अपन और डेप्थ में चलते हैं। तुम लोग यार मिट्टी पलीत कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग को कमर्शियल एक्टिविटी आती थी, अब तुम लोग को प्रशासन आ नहीं रहा है। इनने बोला तुम्हारे यहाँ 10 लोग हैं, बोले हाँ भाई साहब। तो भैया देखो, 5 लोग कानून बनाओ, जो प्लानिंग में अच्छा है, प्लॉटिंग में अच्छा है, वो प्लानिंग प्लॉटिंग करे, कानून बनाए। और जो एग्जीक्यूशन में अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन में अच्छा है, वो एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करे, इंप्लीमेंट करे। तो इनने, जो ये कंपनी थी, उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया 1853 में। और इसने इंट्रोड्यूस किया एक ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए। इंडियन सिविल सर्विसेज को जन्म मिला 1853 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों जन्म दिया, इनको लोग चाहिए ना काम करवाने के लिए इंडिया के अंदर, प्रशासन का, दूसरे जो आम जनता है उनको एक्सप्लॉइट करने का, कंट्रोल करने का कोई ना कोई तो व्यक्ति चाहिए ना इनको। तो इनके यहां से तो बार बार सब लोग आएंगे नहीं, तो यहीं के लोगों को यहीं पर ही ट्रेन करो, माइंड वॉश करो। और ब्रिटिश इंडिया की ये सोच थी, माइंड वॉश, क्योंकि क्योंकि यहाँ के जो इंडियन, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया की जो सेना थी, आर्मी थी, उसमें इंडियंस थे ना। और जो गोरा जो है वो ऑर्डर दे रहा है, वही इंडियंस फॉलो कर रहे हैं। तो इनने इस प्रकार का सिस्टम बना दिया था कि हम लोग हमारे ही खिलाफ होते जा रहे थे। यस, कौन से यस और नो। जलियन वाला बाग इंसिडेंट जब हुआ, तब उस समय गोल ऑर्डर देने वाला जनरल डायर था, गोरा था, बट गोली चलाने वाले तो इंडियंस ही थे मैक्सिमम। बोलो हाँ या ना। दिस वॉज द गेम जो उन्होंने खेल लिया था। इतने स्ट्रांग थे ये लोग, सल्यूट करना चाहिए कि इनकी मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। और एज अ ब्यूरोक्रेट, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट के तौर पर, आपको हमेशा अपने दुश्मन की जो स्ट्रांग पावरफुल चीज है उसको भी अप्रिशिएट करना जरूरी है। तो कंपनी ने सेपरेट कर दी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इन्होंने एक ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज का इंट्रोड्यूस किया 1853 में। देखो कितने अच्छे से हमने पूरी चीज लिखी हुई है कि जिससे कि आप एक बार पढ़ोगे तो प्रीलिम्स के लिए भी रेडी हो, मेंस के लिए भी रेडी हो। ठीक है, इन्होंने रिन्यू कर दिया कंपनी का चार्टर, बट विदाउट अ फिक्स टर्म। इनने बोला कि अब कंपनी जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक तुम चलते रहो भाई। अब तुम्हें हर बार, हर टेन्योर के बाद जो है वो रिन्यू करने की जरूरत नहीं, चलते रहो भाई, है ना। हर 20-20 साल में हमारे पास मत आओ कि रिन्यूअल दे दो, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, चार्टर एक्ट क्या है, ये रिन्यूअल है। 1813, 1823, 1833, कितने साल हुए, 20 साल हुए। 33, 43, 53, कितने साल हुए, 20 साल हुए।
ये 20 साल का ही गैप दिख रहा है ना आपको? बताओ गुरु। 1813, 1833, 1853, 20-20 साल का गैप है ना? तो हर 20 साल में रिव्यू हो रहा है, कंपनी ने क्या किया। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, अरे अपन को तो इस कंपनी के ऊपर अब इसका नया एग्रीमेंट हो रहा है कंपनी का, तो नए एग्रीमेंट में हमारे अकॉर्डिंग चीज करो। तो दैट इज द एग्रीमेंट है ना भाई, उसके बीच में क्यों नहीं छेड़ा? आप छेड़ नहीं सकते। आपने एक कंपनी के लिए एक रूल बना दिया, एग्रीमेंट बना दिया, उसका स्टैंप हो गया 20 साल के लिए, अब आप कंपनी को नहीं छेड़ोगे। दैट इज द रूल ना। भाई आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो, तो दैट मीन्स दैट इज अ लीगल थिंग कि आपको फॉलो करना है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। इसीलिए तो नहीं छेड़ा। अब नॉर्मल लोगों से पूछ लो, जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की 5-5 सालों से, उनसे पूछ लो कि भाई ये 20-20 साल का ही पीरियड क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, जो नॉन सीरियस होंगे बता ही नहीं पाएंगे इसका आंसर। दिस इज द गेम, दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो दिस इज द गेम। इन्होंने कंपनी के चार्टर को रिन्यू कर दिया विदाउट अ फिक्स टर्म, ये एक और फैक्ट। तो अब जब तक लंदन में बैठे पार्लियामेंटेरियन चाहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। बट जैसे ही इनको विदाउट फिक्स टर्म की पावर मिली, इनने कर दिए बल्ले बल्ले कि बेटा हमारी हो गई बल्ले बल्ले, अब तो आजीवन राज करेंगे। 1857 इनके अरमानों पे पानी फिर गया। क्यों फिर गया? क्यों फिर गया इनके अरमानों पे पानी? क्योंकि अति मचा दी थी इन लोगों ने, भयानक बुरी तरह से। जमींदारों को पट्टे ही पट्टे मार रहे हैं, लोगों से 5 सालों के अंदर इतना धन खींच लिया कि लोगों का हो गया मुंडा खराब। 1857 1858 में लोग इकट्ठा हो गए, इन्हें धो धो के मारा कंपनी वालों को कि बेटा हमारे खिलाफ जाओगे हम ये करेंगे। बट दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट, ब्रिटिशर्स। इन्होंने हमारी ऊपर ही चीजें पूरी पलट दी। मैं आपको बताता हूं कैसे पलटी गेम। ये कंपनी वाले हैं, इनको क्या सिखाया गया था? कहीं पर भी जाओ बताओ कि हमारी माई बाप क्वीन है। यही बोला गया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको चार्टर एक्ट में बताया कि इनको बोला गया कि भाई बताओ माई बाप हमारी क्वीन है, जो बैठी हुई वो संभालती हैं भैया, वो बिल्कुल दयालु हैं। अब यहां पर कहानी होती कि जब ये ब्रिटिशर्स अंग्रेज लोग पिट रहे थे ना कंपनी वाले, तो उस बीच बहुत ही स्मार्टली रिवोल्ट को खत्म करने के लिए, इंडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए किया क्या गया। एकदम से एक ब्रिटिश अधिकारी घुसा, देख रहा है कि गोरे लोग पिट रहे हैं, एक को बुलाया, इधर आओ, क्या हो गया, उसको क्यों मार रहे हो? अरे इनने हमारे लूटपाट कर रहे, रुको मैं क्यों इनको कंप्लेन करता हूं। आप लोग मत मारो उसको, रुको रुको इसको बंद करो भाई, बंदी बनाओ, जेल जेल के अंदर डालो। मतलब ये समझो आप एक आईएएस ऑफिसर हो, है ना? बात समझिए, चलो एसपी हो आप, है ना? कोई किसी टीआई ने उत्पात मचा के रख दिया आपके जिले में, और आप उस टीआई की पब्लिक ने पिटाई करना शुरू किया। आप एकदम से पहुंचे अपने काफिले के साथ, आपने रुकवाई गाड़ी, आप उतरे, बोले क्या हुआ? बोले अरे साहब ये टीआई जो है ये हमारे साथ बदतमीजी करता है, हमें पैसे वसूलता है, करप्शन करता है, ये करता है वो करता है। आपने क्या बोला? ऑर्डर दिया, तुरंत बंद करो, टीआई को तुरंत बंद करो, हिरासत में लो। लोग आपके पैर छूने लगेंगे, लोग बोलेंगे कि वाह यार सर ने क्या कमाल किया, वाह यार मैडम ने क्या कमाल कर दिया, इन्होंने तो आते सही थी हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। दिस इज द गेम जो आप लोग को सिविल सर्विसेज के लिए समझना है। चुटकियों में गेम पलट दिया भाई इन लोगों ने। लोगों ने जय जयकार मचाना शुरू कर दी कि क्वीन ही सब कुछ है, क्वीन ही सब कुछ है। माहौल शांत हो गया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इनके लीडर्स पर स्नाइपर से शॉट मारा। समझ रहे हो? आप देखना रिवोल्ट ऑफ 1857 1858 पढ़ोगे आप, तो आपको पता लगेगा ब्रिटिशर्स की पहली स्ट्रेटेजी थी कि जो भी लोग नेतृत्व कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र से रिवोल्ट का, तो जो नेतृत्व कर रहा है, जो लीडर है, उसको उड़ा दो, पेड़ में बांध कर बॉम्ब चला दो, सर पे गोली मारो, उसको सिर्फ टारगेट करो। क्योंकि लीडर नहीं होगा तो ये आम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और इनको फिर मैनिपुलेट करना इजी है। दिस इज द गेम। इन्होंने अपने पास पूरी सत्ता, पूरी पावर ले ली बॉस। सोचो कितने स्मार्ट लोग हुआ करते थे ये। समझ रहे हो आप? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और गवर्नर जनरल का रोल,
तो मैंने भी आपको पूरा एक चीज बता दी, उससे आपको एक आइडिया लग गया। अब देखो हमने क्या किया है, हमने एक एक चीज और प्रिसाइज तरीके से लिखी है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मेन ऑब्जेक्टिव, उसके की प्रोविजन में क्या आया। पहला स्टार्टिंग वाला 1773, स्टार्टिंग यहां से हो रही है कि अब हम ब्रिटिशर्स ने, मतलब लंदन में कहा गया कि अब हम कंपनी के ऊपर निगरानी रखेंगे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर निगरानी रखना शुरू किया कि ये किस हद तक, क्योंकि इन्होंने देखा कि अच्छा वहां से लोग आ रहे हैं पैसा लेके यहां पर है। जो साला फटी पैंट में यहां से गया था, वो वहां से लिवाइस की पैंट पहन के आ रहा है। ये क्या गुरु गुरु। तो लोगों का भेजा चक्कर आ गया, इनको जलन हो गई। तो इनने बोला कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अभी हम देखते हैं कि चल क्या रहा है। तो इन्होंने अपना बंदा बैठा दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन लगाई। वॉरेन हास्टिंग जो व्यक्ति था वो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का था। उसके पास सुपरवाइजरी पावर थी ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। ये काउंसिल को गवर्नर जनरल, अब देखो जो मैंने भी आपको एक आइडिया दिया कि भाई गवर्नर जनरल की पोजीशन बना दी। अब बोला ये साला अकेला व्यक्ति भी तो करप्ट हो सकता है। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए हम इसकी छोटी सी एक 4 मेंबर और बनाएंगे, क्योंकि जितने मेंबर होंगे तो भाई कम से कम 5 लोगों में से एक व्यक्ति भी ने अगर हमें रिपोर्ट दे दी तो पूरे को भगा देंगे, हम लोग निकाल देंगे। गेम समझो बस आप। अब ये निगरानी हो रही है, आपको इसको पढ़ना नहीं है। आप आपको इसको खुद एडमिनिस्ट्रेटर बन के देखना है कि इन लोग गेम क्या खेल रहे हैं। लोग अक्सर पढ़ते हैं रटते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर की बनाई गई, क्यों बनाई गई। ये बताने के लिए कि भाई सुनो गुरु, यहां पर लफड़ा हो रहा है। वहां यहां पे लफड़ा हुआ, एक व्यक्ति तुरंत, क्योंकि ये लोग सभी को फोन करते हैं वहां से, हर हर एक को अलग अलग, अलग अलग को, कि बताओ क्या चल रहा है। और सुनो, और एक दूसरे के ऊपर फूट डलवाते हैं कि देखो उससे बच के रहना, क्योंकि जितना आप लोगों को सेपरेट करोगे, क्योंकि ये लोग एक हो गए तो मिलके करप्शन करके मिलके खाएंगे। बट अगर किसी को और वो दे दोगे आप, कि अगर तुमने पकड़वा दिया ना कि ऐसी हरकतें कर रहा है, तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगले गवर्नर जनरल तुम। सबको बोल दिया, 4 मेंबर को, अगर अगले गवर्नर तुम बेटा, तुम्हें एक्सक्लूसिव पावर देंगे। बस इसकी गलती पकड़वा देना, या जिसकी भी गलती उसकी गलती पकड़वा दो, तुम्हें अगली बार अच्छी पोजीशन मिलेगी। बस लोग इसी उसमें जो है वो लॉयल रहते थे, लालच में। तो हमने क्या सीखा, वॉरेन हास्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। मजा आ रहा है, टॉपिक पढ़ने बोर तो नहीं हो रहा है ना कोई, है ना। क्योंकि क्या होता है कि ये टॉपिक एक बार बस सुनना है आपको, और वो चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठेगी। सुपरवाइजरी पावर थी इसकी यार, मद्रास बॉम्बे के ऊपर कब्जा कब्जा था इसका। मतलब ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, बट इसके ऊपर बॉम्बे और मद्रास के ऊपर थी ये। कब्जा जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, मद्रास के ऊपर भी था, बॉम्बे के ऊपर भी था। इनको दे दी 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो हेल्प करते थे गवर्नर जनरल की। हेल्प नहीं करते थे ये बेसिकली, देखो लिखा है ना, डिसीजंस वर मेड बाय मेजोरिटी वोट। 5 मेंबर है टोटल, 4+1 5। तो मतलब कुल मिलाकर गवर्नर जनरल के पास भी वीटो नहीं थी एक प्रकार से। वो इसलिए बनाई गई थी कि गवर्नर जनरल कहीं करप्ट ना हो जाए। तो दिस इज द गेम जो खेला गया था लंदन के तरफ से, लंदन के पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करी कलकत्ता के अंदर। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कलकत्ता के केस देखती थी, है ना। लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो बरकरार रखने के लिए, करप्शन करप्शन का इशू एड्रेस करने के लिए। क्योंकि भैया इनने बोला कि हमारे जजेस जाएंगे यहां से, और बेटा किसी ने भी कुछ भी किया कंपनी के अधिकारियों ने तो फेंक के चप्पल मारी जाएगी। तो गवर्नर जनरल का रोल यही था कि प्रशासन देखना बंगाल का, दूसरी प्रेसिडेंसी इसको सुपरवाइज करना, मैनेज करना कंपनी के पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स। हाउएवर इस कानून के अंदर बहुत सारी कमियां थी, खामियां थी। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच के रिलेशनशिप खराब हुए, हो नहीं थे, क्योंकि वो हस्तक्षेप कर रहे थे एक दूसरे के कार्य में। चेक करने की कोशिश कर रहे थे कहीं ये करप्शन तो नहीं कर रहा। अच्छा ये फोन पे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, अरे गवर्नर जनरल अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। तुम कान लगा के सुनोगे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा कि साले मेरी पर्सनल चैट तूने मेरा व्हाट्सएप खोल के कैसे देखा है। तो ये गेम है। तो इंडियन एक्ट ऑफ 1784 बाद में आता है। 1773 के बाद एक और छोटा सा कानून आया, 1784। इनने बोला कि नहीं है, थोड़ी सी हमसे गड़बड़ी हो गई है, पिट्स इंडिया एक्ट इसको बोलते हैं।
इनने बोला यार रेगुलेटिंग एक्ट में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, चलो थोड़ा सा अमेंडमेंट कर देते हैं हम। इन्होंने स्टैब्लिश किया क्लियर लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि मजा नहीं आ रहा था ना कंपनी वालों को भी कि यार ये क्या आपने सिस्टम बना दिया है यार, हम काम ही नहीं कर पा रहे, ये एक दूसरे के ऊपर हस्तक्षेप कर रहे हैं, थोड़ा सा अमेंडमेंट करो। उन्होंने बोला अमेंडमेंट करो, तब इन्होंने भी सोचा कि हाँ चलो करते हैं अमेंडमेंट। तो ये समझिए, होता है ना कई बार एग्रीमेंट दो लोग के बीच में होता है, उसमें थोड़ी गड़बड़ी है, तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं यार अपन अब आपसी सहमति से एग्रीमेंट को चेंज करेंगे यार, तो इन्होंने आपसी सहमति से एग्रीमेंट को चेंज किया। पिट्स इंडिया एक्ट आया, इन्होंने फिर स्टैब्लिश किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये 6 मेंबर का बोर्ड था, जिसको लंदन अपॉइंट करेगा, क्राउन अपॉइंट करेगी, और कंपनी के पॉलिटिकल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स ये देखेगा। इसने रियल पावर जो थी कंपनी के डायरेक्टर की, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी। इन्हें बोला यार तुम्हें तुम्हें काम करो, तुम व्यापारी लोग हो यार, बिठाया टेबल पे, बोला तुम व्यापारी लोग हो, तुम व्यापार करो, हम अपने बंदे भेजते हैं ना, उनसे करवाओ ये सब पॉलिटिकल पॉलिटिकल प्लानिंग प्लॉटिंग, है ना, तुम लोग व्यापार करो, तुम व्यापार में बहुत अच्छे हो, तुम मार्केटाई में अच्छे हो, व्यापार में अच्छे हो, तुम बड़े अच्छा बिजनेसमैन हो, है ना, तुम इस सब सियासी धंधे में मत पड़ो, वो हमारे लोग देख लेंगे। तो कंपनी वाले बोला हाँ यार भाई ये सही है, अंबानी इज डिफरेंट, मोदी इज डिफरेंट, आर यू गेटिंग इट। तो उनने बोला कि नहीं यार मैं इंडस्ट्री का काम अच्छे से जानता हूँ, मुझे इंडस्ट्री का काम करने दो, मिलकर हाथ मिलाकर तो काम करेंगे हम लोग, बट तुम्हारे लोग हमें दे दो, जिससे कि हम यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कर पाए। तो इसीलिए गेम आया, इसी को बोलते हैं ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं ना, कंपनी के डायरेक्टर, सिंपल सी चीज है, कंपनी कोई भी एक कंपनी होती है इसके डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो कंपनी के पूरे फंक्शन संभालते हैं। तो यस, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कमर्शियल एक्टिविटीज और अपॉइंटमेंट्स पे ध्यान दिया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे ध्यान दिया। तो यहां पर जब पिट्स इंडिया एक्ट आया, क्योंकि ये लोग खेल नहीं खेल पा रहे थे, इन लोग समझ समझ नहीं पा रहे थे कि पॉलिटिकली कैसे इंडिया के अंदर राज करें, तो इन्हें बोला कि तुम मत समझो, तुम एक काम करो यार, बिजनेस करो, बस बाकी हम देख लेंगे। तो इसीलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल आएगा। सबने क्लैरिटी मिली, इन्होंने गवर्नर जनरल की पोजीशन और मजबूत कर दी। इस एक्ट ने बोला कि गवर्नर जनरल बेटा तुम्हें और पावर देंगे, और इन्होंने काउंसिल का साइज रिड्यूस करके 3 मेंबर का कर दिया। इन्हें बोला टेंशन मतलब यार, ये लोग तुम्हारे ऊपर हस्तक्षेप कर रहे हैं ना बहुत, मुझे खबर मिली है, अब हटा उसके एक मेंबर को, 3 मेंबर्स की काउंसिल होगी। और गवर्नर जनरल के पास अब यहां पर, क्योंकि अब पॉलिटिकल फंक्शन डायरेक्टली क्राउन हैंडल कर रही है ना, तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नर जनरल के पास अब वीटो पावर है, वो जो चाहेगा वैसा होगा। बट किसके कहने पे? क्राउन के कहने पे, या ब्रिटिश पार्लियामेंट के कहने पे। तो इंडिया एक्ट 1784 भी एक इंपॉर्टेंट था, जिसने 1773 के चार्टर एक्ट को अमेंड किया। अब क्या रूल्स थे गवर्नर जनरल और वाइस रॉय के ब्रिटिश इंडिया के अंदर? इसमें वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। गवर्नर जनरल के रोल के एवोल्यूशन पर चर्चा करें। तो इनिशियली गवर्नर जनरल के पास जो थी वो बहुत ही लिमिटेड अथॉरिटी थी, लिमिटेड पावर थी। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, इसने बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ नहीं, इसने एलिवेट किया 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यस सॉरी, माय बैड, वही एक मिनट के लिए मैं कंफ्यूज हो गया था। गवर्नर ऑफ बंगाल पहले जो था वो गवर्नर था बंगाल का, उसको अब गवर्नर जनरल बना दिया, और उसको एक्स्ट्रा पावर दे दी कि मद्रास और बॉम्बे के ऊपर तुम कब्जा करके रखोगे। ये बताया था ना थोड़ी देर पहले आपको। बाद में आकर यही टाइटल जो है वो उभर कर बन गया वाइस रॉय। यही टाइटल क्या बन गया? वाइस रॉय बन गया। कुछ नहीं है, इन्होंने गवर्नर जनरल की पोजीशन को वाइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया, बस, और कुछ नहीं है। और इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो डायरेक्टली कब्जा जो है वो करके रखेगा किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। कहां से? ब्रिटेन से। मेन चीज ये है कि इन्होंने जानबूझकर एक एक्स्ट्रा सबसे ऊपर पोजीशन बना दी। ये ऐसी पोजीशन थी जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगी किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। दिस इज जस्ट फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस ये पोजीशंस बनाई गई, कि जो ब्रिटेन चाह रहा है वैसा इंडिया में एज इट इज हो। तो वॉरेन हास्टिंग, इसका टाइम पीरियड 1772 से 1785 का था। इसके समय पर बहुत प्रॉब्लम्स इसने फेस करी, स्टार्टिंग पीरियड है ना यार, करप्शन बहुत है, खजाना खत्म होता जा रहा है, सब लोग लूटामारी कर रहे हैं, कमर्शियल कंपनी के लोग। इसने बेसिकली
जो हेरिडेटरी थी जमींदारी की, कि जमींदार का बेटा ही जमींदार बनेगा, इसने इसको हटा दिया। इसने बोला कि नहीं भाई, अब जो हमें ज्यादा पैसा देगा उसको हम जमींदारी देंगे। हमें ज्यादा पैसे का मतलब, फॉर एग्जाम्पल एक गांव से आप टैक्स वसूल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए, है ना। अब यहां पर बोली लगेगी कि मैं 11 दूंगा, मैं 12 दूंगा, मैं 13 दूंगा। क्यों? जो जितना ज्यादा पैसा देगा गवर्नमेंट को, उसको वो अथॉरिटी मिल जाएगी। गेम है सिर्फ टेंडर सिस्टम का। आज की रेट में जो टेंडर सिस्टम चलता है ना, वही सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस कर दिया, वॉरेन हास्टिंग ने। ऐसे समझो आप, टेंडर में यही होता है कि सरकार को आप जितना दोगे ज्यादा। भाई आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आपके सामने 5 लोग आपने बुलाए, आपने बोला कि भाई मुझे कचरे वाली गाड़ियां चाहिए 100 अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए, तुम कितने में दे रहे हो? तो सामने वाला बोलता है कि साहब मैं एक गाड़ी आपको जो है वो 7 लाख में दे दूंगा। आपने दूसरे से डील करी, दूसरा बोलता नहीं साहब मैं तो आपको 6.5 में दे दूंगा, तीसरे ने बोला 6 में दे दूंगा। तो आप सस्ते में लोगे ना, जो भी सस्ते में देगा आपको बेस्ट क्वालिटी का माल, तो आपने डील कर ली। तो गेम वही है। वहां यहां पर आप सस्ते में डील कर रहे हो, टेंडर्स पास कर रहे हो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ। यहां पे इन लोग को चाहिए था टैक्स, कि जो ज्यादा पैसा कलेक्ट करके हमें हमारी तिजोरी में भरेगा उसको टेंडर देंगे। यहीं से तो एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया किसानों के ऊपर, क्योंकि जमींदार को भी तो कमाना है भाई। तो अगर वो अपने प्रॉफिट को काटेगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर किसके ऊपर क्रिएट करेगा? किसानों के ऊपर। इसलिए तो किसानों ने जमींदार को सबसे पहले टारगेट करके दौड़ा दौड़ा के मारा। लिखा है देखो, क्लियरली लिखा है। इसने बोला कि भाई अब जमींदार का बेटा जमींदार नहीं बनेगा, अब हम नीलामी करेंगे, और जो ज्यादा पैसा हमें देगा उसको बना दिया जाएगा जमींदार। अब ये एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसमें एक व्यक्तियों ने क्लेम किया कि हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, बना दिया उसको जमींदार। निकले 50,000 भी नहीं है। कंपनी के अकाउंट्स में दे रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं बैठ के कि अरे वाह, अरे वाह इतना पैसा आएगा। बट हाथ में ठेंगा नहीं आया। इसलिए तो कंपनी वाले लोग चटक गए वहां बैठे हुए लंदन में, कि बेटा तुम मुझे रिपोर्ट दे रहे हो कि 1 करोड़ आएगा, यहाँ पे तुम 50,000 रुपए कमा के नहीं ला पाए। क्या कर रहे थे भाई तुम? तब समझ में आया कि यार ये साले नीलामी के चक्कर में बेवकूफ बना रहे हैं। तो इनने अपनी फिर पॉलिसी चेंज करी। तो आप देखते आइए, पहले ये गलती है किसकी? वॉरेन हास्टिंग की, कि उसने ऑक्शनिंग सिस्टम लेकर आया। फिर देखना आप आगे चल के कैसे सिस्टम्स चेंज होंगे। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इंट्रोड्यूस जो है वो हो गया, कि भाई जो रेवेन्यू सेक्टर को जो है वो देखेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दीवानी अदालत, सर्किट कोर्ट, सदार निजामत अदालत, ये सब स्टैब्लिश हुई। 1773 में स्टैब्लिश हुई थी ना, जैसे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट हुआ। काउंसिल की पावर जो है वो रिड्यूस हुई। तो ये देखो आप, ये गेम था। समझे आप? तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा वॉरेन हास्टिंग में, स्टार्टिंग ने, स्टार्टिंग के अंदर 1773 से 1772 से 1785। क्योंकि यही व्यक्ति जो था गवर्नर था ना बंगाल का, इसी को गवर्नर जनरल बना दिया इन्होंने। फिर आता है 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको बनाया भैया गवर्नर जनरल। क्या हो बेटा तुम बैठो गद्दी पे। आप वॉरेन हास्टिंग ने तो मिट्टी पलीत कर दी। इसने ब्रिटिश कंट्रोल को कंसोलिडेट करने पर फोकस किया। इसने बोला कि यार वॉरेन हास्टिंग सही तरीके से प्रशासन नहीं कर पाया, मैं और अच्छे से करूंगा। इसने बोला यार इसने तो जमींदारों को जो है वो ये नीलामी करवा के पूरे रिकॉर्ड्स बर्बाद कर दिए। तो कॉर्नवालिस जो था, उसने बोला नहीं, अब हम परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू लेकर आएंगे बंगाल के अंदर। इसने जमींदार लैंड ओनर्स को बनाया और फिक्स रेवेन्यू पेमेंट्स की बात करी। इनने बोला कि भाई हमें फिक्स रेवेन्यू चाहिए, और इसने थोड़ा सा कैलकुलेशन पर फोकस किया गाइस। इसने बेसिकली क्या किया, इसने देखा कि आपके, इसने पूछताछ करवाई, सर्वे करवाया कि आपके यहाँ पिछले साल क्या रेवेन्यू हुआ, कितनी फसल होगी, क्या हुआ। इसने इससे थोड़ा ज्ञान वाला काम किया। उसने वॉरेन हास्टिंग की तरह बेवकूफी नहीं करी कि नीलामी करवा देंगे, जो ज्यादा देगा उसको दे देंगे, बिना ये पता किए कि भाई एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इसने प्रॉपर थोड़ा सा सटीक काम किया, कि इसने रेवेन्यू पेमेंट को फिक्स कर दिया। जमींदारों से बोला कि भाई तुम एक काम करो, पूरी जमीन के अब मालिक तुम हो, पूरे गांव के मालिक तुम हो, तुम बताओ कितना प्रोडक्शन हो रहा है अपने हिसाब से, और तुम हमें एक फिक्स अमाउंट दो। तो ये एक परमानेंट सेटलमेंट का इसने काम शुरू किया।
अब बात समझना, यहां पर इसकी भी एक गड़बड़ी है। अब जहां पर प्रोडक्शन हाई होने लगा, धीरे धीरे करके ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन हाई होगा, डेवलपमेंट होगा, है ना, तो पूरा पैसा क्या हो रहा था, जमींदार ले जा रहे थे और कंपनी को कम पैसा मिल रहा था। और जैसे ही पता लगा कंपनी वालों को, वहां पे लंदन में बैठे हुए, लंदन में बैठे वाले जो पार्लियामेंटेरियन थे, उनको जैसे ही पता लगा कि अरे ये तो किसान जो है, ये जमींदार जो है, ये साला पिछली बार आई-10 से आया था, आज फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, चक्कर क्या है गुरु। जब चक्कर फिर इनको पता लगा कि इनका परमानेंट सेटलमेंट जो था, जिसमें उन्होंने फिक्स रेवेन्यू बोल के रखा था अपने मुंह से कि भाई इतना पैसे लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, बट किसानों से ज्यादा पैसा जमींदार चार्ज कर रहा था और फॉर्च्यूनर खरीद ली उसने, बंगला बना लिया। फिर जल गए ये लोग, क्या हमें तो और पैसा चाहिए, फिर दूसरा व्यक्ति फिर दूसरी पॉलिसी लेकर आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इंटरेस्टिंग लग रहा है? तो दिस इज द गेम। फिर उसने भी फिर जुडिशियल रिफॉर्म किया, इसने जुडिशियल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शंस को सेपरेट किया। मतलब फौजीदारी और दीवानी अदालत ये स्टैब्लिश हुई कि भाई सिविल के केसेस अलग कोर्ट देखे, अलग जज देखे, क्रिमिनल केसेस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले केसेस अलग कोर्ट देखे। तो ये चीज इसने करी कॉर्नवालिस ने। फिर मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन रखा कॉर्नवालिस ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरिटोक्रेसी पर फोकस किया, जो मेरिट होगा, जिसके पास ज्ञान ज्यादा होगा वही आए, दूसरे लोग गेट आउट। क्योंकि ये फोकस हमेशा से स्टार्टिंग से नॉलेज पर करा था, तो ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। इनिशियली सिर्फ यूरोपियंस को ही रखा जाता था इस सर्विस के अंदर, क्योंकि टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है ये सिविल सर्विसेज जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। फिर इसने डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर डिस्ट्रिक्ट पुलिस रहेगी, तो एसपी वाली पोजीशन और ये सब पोजीशन इसने इंट्रोड्यूस करना शुरू करी, मतलब आईपीएस वगैरह। तो यही था, इसने प्रशासन को और बेहतर बनाया। बट यस, परमानेंट सेटलमेंट इसका लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा खराब हो गया। तो ये हमने गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में डिस्कस किया। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो ब्रिटिश ने ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके अपने हाथों में पावर लेना शुरू किया। गवर्नर जनरल पोजीशन बनाकर, वाइस रॉय की पोजीशन बनाकर, चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू गवर्नर जनरल बंगाल जो था उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया कि भाई अब सिर्फ हम मद्रास, बॉम्बे, बंगाल पर कब्जा नहीं करेंगे, पूरे इंडिया पर कब्जा करेंगे। तो धीरे धीरे करके ये समझ में आ रहा है कि लंदन में बैठे हुए लोग इंडिया, पूरे इंडिया पर अब इंटरेस्ट अपना शो कर रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट्स के थ्रू ही या चार्टर एक्ट के थ्रू ही। फिर ब्यूरोक्रेसी की ग्रोथ हुई, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवा दी, एसपी को लेकर आए, जुडिशियल रिफॉर्म्स किए, कानून को जो है वो कोडिफाई किया, स्टैंडर्डाइज किया, लोकल कानून को हटाया कि एक जैसे कानून हर जगह चलने चाहिए, कोर्ट जो है वो हर जगह एक जैसा जजमेंट दे। ब्रिटिश ने इन्वेस्ट किया रेलवेज में, रोडवेज में, कैनाल्स में, बेसिकली उनके खुद के पर्पस के लिए, हमारे लिए कुछ उनका, उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि इंडियंस को मजा आए, उनका ऑब्जेक्टिव था कि उनको मजा आना चाहिए। आजकल हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं, बट उन्होंने जो किया था वो सिर्फ उन लोगों के लिए किया था, इंडियंस के लिए नहीं किया था। तो गवर्नर जनरल का रोल जो था ब्रिटिश कंट्रोल को स्टैब्लिश करने में, पॉलिसी मेकिंग, गवर्नर जनरल पॉलिसी बनाता था, है ना, ये सब इसके काम थे। टेरिटरी को एक्सपेंड करने पर फोकस करता था कि और कैसे हम क्या करें जिससे कि और ज्यादा एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आए, क्योंकि इस समय तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है ना पूरी तरह से। फिर गवर्नर जनरल मैनेज करता था अपने रिलेशन प्रिंसली स्टेट्स के साथ, यानी कि जो ये राजा महाराजा थे उनके साथ बढ़िया बैठता था, ये शराब पीता था, बोलता था और भाई साहब क्या हाल है, अपने रिलेशन अच्छे बना लेता था, उनके साथ गोल्फ खेलता था ये वो, कि जिससे कि उनको मजा आए, और अंदर ही अंदर उनसे इंफॉर्मेशन लेता था कि और कैसे चल रहा है बिजनेस धंधा, अच्छा यहाँ पे ये ज्यादा है क्या, अच्छा चलो नेक्स्ट टारगेट तुम, ये गेम होता था दीमक की तरह कि उसी के ऊपर बैठकर उसी को खा गया। तो गवर्नर जनरल बेसिकली, फिर बाद में जाकर वाइस रॉय, ये बेसिकली ब्रिटिश पावर और अथॉरिटी के इंडिया के अंदर सिंबल बने। तो आपको ऑलरेडी पता है, इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन हुआ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ ब्रिटिश रूल के दौरान, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स
और इंडस्ट्रीज जो थी जैसे कि टेक्सटाइल वीविंग इंडस्ट्री वो खत्म हो गई। ब्रिटिशर सस्ते सामान लेकर आ गए, मशीन मेड सामान लेकर आ गए, है ना। इन्होंने हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मिलियंस, लाखों की संख्या में इंडियन आर्टिस्ट की आजीविका खो गई, उनको एग्रीकल्चर करना पड़ा। रॉ मटेरियल्स की बात करें हम लोग, तो इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल का सोर्स बन गया। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, वहां से वो लोग फिनिश गुड भेज रहे हैं, मतलब हमसे सस्ते में खरीद रहे हैं और हमें महंगे में बेच रहे हैं। देखो फिनिश गुड का इंपोर्ट होने लगा। ये बहुत बेसिक चीजें, बट ये पॉइंट वाइज आपको पता होनी चाहिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने बोला ब्रिटिश रूल जो है उसके कारण इंडिया से ब्रिटेन संसाधन जाते गए और उसने इंडिया को गरीब बना दिया। जो इंडिया एक समय पर सोने की चिड़िया थी, आज उसके हाथ में सोने का कटोरा भी नहीं रहा भीख मांगने के लिए। ऐसी स्थिति कर दी ब्रिटिशर्स ने। ये बिल्कुल क्लियरली नरोजी ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया था। क्या थी उनके थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आते हैं। इंडिया को फोर्स किया गया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे। मतलब ब्रिटिशर्स यहां पर जो भी प्रशासनिक कार्य करेंगे उनके हित के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, ना कि इंडियंस के लिए, उसका भी खर्चा इंडियन उठाए, उसका भी टैक्स इंडियंस दे। सैलरीज, पेंशन, भाई आज की रेट में अगर हम अपना टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये रोड जो सरकार बना रही है वो हमारे लिए बना रही है ना। स्ट्रीट लाइट जो लग रही है हमारे लिए लग रही हैं, पुलिस जो है वो हमारे लिए है, जनता के लिए है, जनता की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए है। कोर्ट जो है वो जनता की प्रॉब्लम को सुनने के लिए। तो जब हम टैक्स पे करते हैं आज की रेट में, तो हमें खुशी होती है कि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल सही जगह पे हो रहा है। अब ठीक है, यहां पर थोड़ी सी आलोचनाएं हो सकती है कि करप्शन भी तो है। हाँ है भाई, बट डेवलपमेंट भी तो देख रहे हो तुम। भाई जो आज से पहले के समय पर इंडियन रोड्स के क्या हाल थे और अब क्या हाल है, खुद देख लो, है ना। पहले गंदगी बहुत ज्यादा रहती थी, आज की डेट में घर के सामने आते ही कचरे वाली गाड़ी, आपको जाना की जरूरत नहीं है। आप क्या कचरे वाली गाड़ी के लिए पैसा दे रहे हो? यस, आप टैक्स के तौर पर बस पे कर रहे हो, बाकी एवरीथिंग गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ। यस, और आप खुद आने वाले समय में सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टम आज की डेट में जनता के लिए काम कर रहा है। बट उस समय जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो सिस्टम था, क्या वो इंडियन सिटीजन के लिए काम कर रहा था? नहीं। ब्रिटिशर्स को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उस जगह पर रोड बन गई। गांव में भूखे लोग मर रहे हैं, उन तक सामान सप्लाई करवाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। सिर्फ अपने हित के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, अपने लिए पुलिस एस्टैब्लिश करी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कि जिससे कि जो भी इंडियंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएगा, पुलिस खड़ी है मार देगी उसको। तो ये क्या है भाई? ये तो पूरी तरह से इंडिया के खर्चे पे ही तुम पल रहे हो और इंडिया के ऊपर ही धौंस दे रहे हो, है ना। बात ऐसी है कि मैं तुम्हें पाल रहा हूं और तुम ही साले मुझे भौंक रहे हो, राइट। तो तो ये चीज लाइफ में भी आपके कभी नहीं होनी चाहिए। सोचो आप, ये एक्सप्लॉइटेशन है आपके ऊपर। तो कभी इसी को कहते हैं, कभी किसी की प्रताड़नाएं सहनी नहीं है, उससे बाहर निकलना है। तो दिस इज द गेम, यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ पावर। कि आप फोर्सफुली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए इंडिया को फोर्स कर रहे हो, उनसे उनसे खर्चा निकलवा रहे हो पूरा। और बहुत ज्यादा इंडिया का रेवेन्यू जो है वो ब्रिटेन जा रहा था एज अ होम चार्ज के तौर पर। इवन इंग्लैंड के अंदर भी जितना भी डेवलपमेंट हुआ, इंडिया के पैसे से हुआ। इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस पर थी ब्रिटेन में, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही थी इंपोर्ट करने से, बट फिर भी इन्होंने क्या किया? इन्होंने और पैसा वसूलने के लिए एक्सपोर्ट पर तो कोई चार्ज नहीं लगाया, इंपोर्ट पर चार्ज लगाना शुरू कर दिया। सोचिए आप, इन्वेस्टमेंट, ब्रिटिश पॉलिसी ने इंडिया के अंदर इंडियन इंडस्ट्रीज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है बॉस। वहां की मशीनरी में, वहां की इंडस्ट्री में लगातार इंडिया से कमाया हुआ पैसा लगाया जा रहा है, इसलिए तो डेवलप हो गए साले। दिस इज द गेम। अब ब्रिटिशर्स ने इस दौरान, मतलब 1850, 1773 या 1772 या 1770 से लेकर 1857 तक के पीरियड में
जो पीरियड हम लोग को रेगुलेटिंग एक्ट्स का देखने को मिलता है जनरली, जिसको हम लोग बोलते हैं, या कंपनी रूल जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पीरियड में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए, जमींदारी सिस्टम बंगाल बिहार में इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। जो जमींदार थे उसको परमानेंट ओनर बना दिया कि भाई तू पूरे गांव की देखभाल कर तू, और तू एक फिक्स अमाउंट हमें दे दे, है ना। और ये सिस्टम ने जो है वो बिचौलिया का एक क्लास बना दिया, इंटरमीडिएटरी का क्लास बना दिया, और एक्सप्लॉइट किया कल्टीवेटर्स को, किसानों को। फिर रैयतवाड़ी सिस्टम आया, इनको पता लगा अच्छा बेटा ये तो डायरेक्टली फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, अब नहीं नहीं नहीं, अब इसको नहीं देंगे। इनने बोला नहीं भाई, मद्रास और बॉम्बे में इन्होंने एक दूसरी चीज इंट्रोड्यूस कर दी। इनने बोला कि भाई जो हमारे किसान हैं, राइट्स है, उन्हीं को जमीन का ओनर बनाओ। वो ओनर भी है वैसे, तो वही पे करे भाई रेवेन्यू डायरेक्टली सरकार को, क्यों भाई ये बिचौलिया पे करे जो साला खा रहा है, फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, आया था I-10 में, आज फॉर्च्यूनर से घूम रहा है। तो इनको जलन हुई, तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम तो डायरेक्ट उसी व्यक्ति से वसूलेंगे डायरेक्टली। तो ये बेसिकली थोड़ा सा कल्टीवेटर्स के लिए ठीक था कि उनको सही पैसा देना था, और हाई रेवेन्यू डिमांड जो थी इन्होंने बढ़ा दी। क्यों? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इन इन लोग ब्रिटिशर्स जितने भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, वॉर पे इनका खर्चा हो रहा था, पूरा बर्डन अब किसानों के ऊपर आ गया था इस समय तक। तो इसके चलते किसान भी जो थे वो खुद और कर्जे में आ गए, इनको इनकी खुद हालत खराब होने लगी। तो ये अगर रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, ऐसे सिस्टम नहीं होते ना गाइस, और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, तो कभी भी इंडियंस को पता ही नहीं लगता कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। दूसरे भी तौर तरीके थे जिसके थ्रू ये चला सकते थे, बट ये सब इनकी गलतियां थी, जो अल्टीमेटली हमारे लिए, हम हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, हमारे लिए पावरफुल हो गई, कि ये सब चीजें ही समझकर, ये सब एक्सप्लॉइटेशन ही समझकर 1857 का रिवोल्ट हुआ, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कि हुए, राइट। तो ये रैयतवाड़ी सिस्टम यानी कि डायरेक्ट किसानों से वसूला गया, ऐसी महलवाड़ी सिस्टम था, नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स में इंट्रोड्यूस किया गया। इसने विलेज कम्युनिटीज, यानी कि अब जैसे विलेज में एक पूरे गांव में कुछ एक घर परिवार होते हैं, 2-3 परिवार जो पावरफुल होते हैं, तो उनको कह दिया कि भाई आप एक काम करो, आप रेवेन्यू कलेक्ट करो और आप हमें पे करो। ब्रिटिशर्स ने ऐसी डील करी। तो रेवेन्यू डिमांड जो थी वो फिक्स थी, पीरियोडिकली फिक्स की जाती थी, यानी कि फॉर एग्जांपल कि 2 साल के लिए इतना देना, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे, फिर अगेन 2 साल के लिए अलग एग्रीमेंट करेंगे, है ना। तो विलेज हेडमैन जो था वो रिस्पॉन्सिबल था कलेक्शन और पेमेंट के लिए, और ये सिस्टम जो था ऑल्सो हैड इट्स शेयर ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग पोटेंशियल एक्सप्लॉइटेशन बाय विलेज हेडमैन। अब जो विलेज हेडमैन है तो उसने बोला कि अरे वाह, इतना पैसा बैग में लेके जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताते हैं, आधा पैसा अलग कर दो, और आधा ही पैसा उनको दे दो, बोलो कि भैया इतना ही कलेक्ट हुआ। तो इससे ब्रिटिशर्स को मजा नहीं आया, ब्रिटिशर्स ने फिर दूसरी टेक्निक्स इस्तेमाल करना जो है वो शुरू किया। आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो जमींदार जो थे, ये अपने साथ जो है एक बॉडीगार्ड को लेके चलते थे, और आपको पता है उस बॉडीगार्ड को अपॉइंट करता था ब्रिटिशर्स, जिससे कि ये जमींदार भी डरे और गांव के दूसरे लोग भी डरे। लठियार्स वगैरह जो होते हैं ना, वो ऐसा कुछ नाम जो है वो उसको दिया गया था। तो ये गेम था। फिर इसके अंदर इसी टाइम पीरियड में, अभी जो हम बात करें कंपनी रूल की, इसी टाइम पीरियड के अंदर एजुकेशन में भी कुछ रिफॉर्म्स है वो लाए गए। इसमें मैकोले का माइन्यूट आपको ध्यान में रखना है, 1835 का। लॉर्ड मैकोले का माइन्यूट जो था, उसने आर्ग्यू किया कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर ब्रिटिशर्स कुछ बोल रहे हैं, जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इनने बोला कि यार स्कूल के अंदर एक काम करो, इंग्लिश पढ़ाना शुरू करो, कि हम जो बोले तो जनता को समझ में तो आए। मतलब इन लोग को, सालों को हिंदी नहीं सीखनी है, इन लोगों ने इंग्लिश इंट्रोड्यूस करी क्योंकि उनके लिए आसान थी, उनके लिए हिंदी डिफिकल्ट था ना भाई। तो इनने क्या किया, इनने अपने आसानी के लिए, अपनी सुविधा के लिए पूरी चीजें करी और कुछ नहीं किया। मैकॉलेज माइन्यूट 1835, कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाओ हायर एजुकेशन में। उनका मानना यह था कि वेस्टर्न लिटरेचर जो है और साइंस जो है वो सुपीरियर है ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम से। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एंग्लिसाइज इंडियंस का एक क्लास बनाओ, कि जो इनने एक्चुअली ये दिखाया कि भाई हम लोग, ब्रिटिशर्स लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग वेल सिविलाइज्ड हैं। और यही तो आज की डेट में भी हमारे देश की जनता के दिमाग में यही है, जिसने फर्राटेदार इंग्लिश बोली उसको अपन ने बोला कि अरे वाह यार बड़ा नॉलेज रखता है। होता है भाई ऐसा, बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टीज में भी होता है कि जो जो थोड़ा सा एटीट्यूड में इंग्लिश में बात कर रहा है तो लगेगा बड़ा नॉलेज वाला है, ठेंगा नॉलेज वाला है।
उसको कोई नॉलेज नहीं, तुम लोग को ज्यादा नॉलेज है, तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, भले हिंदी मीडियम से क्यों ना कर रहे हो। देर इज नथिंग अबाउट द लैंग्वेज, इट इज ऑल अबाउट द नॉलेज। आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है आप कितने नॉलेजेबल हो, क्या इंटरेस्ट है आपका किन चीजों पे। इंग्लिश आना बहुत जरूरी है आज की रेट में, क्योंकि हमें ग्लोबली डील करना है। बट उस समय ये तो फोर्सफुली इंप्लीमेंटेशन था ना, ये चॉइस नहीं थी, ये इंप्लीमेंटेशन था कि भाई आपको इंग्लिश सीखनी है। क्यों? क्योंकि जब ये ऑर्डर दें तो बच्चे समझें, और यही बच्चे बड़े होकर फिर ब्रिटिशर्स को माने कि अरे वाह ये तो अपने माई बाप है, इनके जैसा हमें बनना है। इनके जैसा बनना मतलब इन्होंने कभी भी अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करी इंडियंस को। याद रखना ये बात भी। इनने ब्लैक और व्हाइट सोसाइटी में हमेशा डिफरेंस रखा है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसी को बोलते हैं, रंग भेदभाव, रंग भेद, है ना। तो ये चीज था। फिर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लाया गया, मैकॉले के रिकमेंडेशन के आधार पर ही था, मैकॉले माइन्यूट पर ही था। और फिर इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर इसी समय वेस्टर्न एजुकेशन को ग्रैप्स करके अब हमने इंग्लिश सीखी, तो हमने बोला उन लोग की नॉवेल पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एक एक्सेस मिल गया ना, एक लैंग्वेज सीखने के बाद एक एक्सेस मिल गया। तो हमारे यहाँ के जो बहुत ज्ञानी लोग थे, उन्होंने इसका इन्हीं के खिलाफ उपयोग करना शुरू किया, इनकी किताबें पढ़ के इनकी असलियत समझी। ये जो हमें यहाँ पे आके बेवकूफ बनाते थे कि अरे आओ हमारे यहाँ पे ब्रिटेन पे, ये गाड़ियां जो है वो हवा में उड़ती हैं, हवा में, मतलब बेवकूफ बना रहे इंडियन को। हाँ ठीक है, ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में आ चुकी है, बट उस समय बेवकूफ बना रहे हैं कि अरे वहां पे तो हर एक आदमी जो है वो बिल्कुल इतना नॉलेजेबल है, वहां पे गरीबी गरीबी नहीं है, वहां पे तो हर एक इंसान के हाथ में रोलेक्स की घड़ी है। वहां पे गरीबी नहीं, तुम लोग गरीब लोग हो, वहां पे तो बढ़िया लोग हैं। तो जब ये नॉवेल्स पढ़ी गई तो वहां पे देखा गया, अरे वहां पे भी तो हालत खराब है, इन लोगों ने तो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की बैंड बजा के रखी है। तो हमारे नॉलेजेबल लोगों ने जब चीजें सीखी, फिर जब हमारे लोगों को बताई इनकी असलियत की, साला ये भाग रहा है, ये हवाबाजी कर रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है, यहाँ बतौलेबाजी दे रहा है, तब लोगों को समझ में आया कि अच्छा साला यहाँ पे आके बड़ी बड़ी भाग रहा है? कि दिल्ली जाके तुमने आईएएस की तैयारी करी है, और तुम्हारे खास दोस्त तुम्हारे रूममेट ने बता दिया है कि दिन रात जो है वो गर्लफ्रेंड से बतियाते रहते थे, हैं? और बेवकूफ बना रहे हो कि बहुत तैयारी करके आए हो। दिस इज द गेम। तो हमारे यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल क्लास उभर कर आता है, जिसने एक्सपोज कर दिया, लिखा ना, हु वर एक्सपोज टू लिबरल रैशनल साइंटिफिक आइडियाज, मतलब उन्होंने ये सब आइडियाज अपने अंदर शामिल किए। और देखो लिखा है, पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ इंडिया, इंडियंस को बताना शुरू किया कि तुम्हारे साथ अब अत्याचार हो रहा है गुरु। फिर समाज के अंदर रिफॉर्म्स आए, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये सब उभर कर आता है। सोशल चेंजेस देखने को मिल रहा है। काफी सारी प्रैक्टिसेस थी सती की, चाइल्ड मैरिज की, उसको खत्म किया, क्योंकि वेस्टर्न आइडियाज से सीखा लोगों ने, इंग्लिश पढ़ी सीखा। फिर नेशनलिज्म का कंसेप्ट उभर कर आ रहा है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब कंसेप्ट्स जब लोगों ने पढ़े, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इन सब से, वो तो रशियन रेवोल्यूशन हालांकि बाद में आ गया, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये सब चीजें जब पढ़ी, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, दुनिया भर में तो बहुत कुछ चल रहा है, और ये लोग तो साले सिर्फ यहां पर इसलिए हमें एक्सप्लॉइट करने हैं। तब जाकर नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया, तब लोगों को अवेयर हमने किया। बहुत सालों तक तो लोगों को अवेयर करने में लग गए, कि गांधी जी खुद यहां पर आए थे स्टार्टिंग पीरियड में, गांधी जी को समझाने में सालों लग गए लोगों को कि बेटा तुम कब्जे में हो, कैद में हो। पता ही नहीं था लोगों को। इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन और हायर एजुकेशन की लैंग्वेज बन गई, जिसने इंडियन लैंग्वेजेस और लिटरेचर के ऊपर, इंडियन लिटरेचर के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट किया। तो ये चीज थी। फैमिली स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होना जो है वो शुरू हो गए, न्यूक्लियर छोटी फैमिलीज बनना शुरू हुई, इंडिविजुअल के राइट्स पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया एज कंपेयर टू कलेक्टिव राइट्स। फिर क्रिश्चियंस, इन लोगों ने यहां पर ये सबसे बड़ी गलती करी, लाइफ में कभी भी किसी को बदलने की कोशिश करना, बट उसके धर्म पर सवाल मत उठाना बेटा, क्योंकि वहां वो चटकेगा। तुमने जहां उसके धर्म पर या फिर उसकी हैसियत या औकात पर सवाल उठाई, याद रखना, इंसान चटकता इन दो चीजों से सबसे ज्यादा है,
अगर तुम उस किसी को बड़ी महफिल में बोल दोगे ना कि तुम्हारी औकात नहीं है खरीदने की, तो आपको बता रहा हूँ उतना गुस्सा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार हुआ होगा, शायद आप लोग के साथ होता होगा, कि तुम क्या दोगे एग्जाम यार सिविल सर्विसेज का, दे दो बैंक वैंक का एग्जाम दे दो, एसएससी दे दो, बस उतनी तक रहो, वहां मत सोचो। तो अंदर से गुस्सा नहीं आता कि इस साले ने बोल कैसे दिया, इस फूफा की तो 12 बजा दूंगा मैं। लगता है ना कभी कभी ऐसा अंदर से, है कि आंटी ने बोला कैसे है, ये अंकल, अच्छा रुक बेटा, अभी कर रहा हूं तैयारी दिन रात एक करके, फिर बताता हूं तेरे को, रुक। तो ये चीज यहां यही चीज हुई जब क्रिश्चियंस इंडियंस के धार्मिक जो गतिविधियां थी उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हुए, तब इंडियंस का माथा फूट गया। इन्होंने बोला कि फेंक फेंक के मारेंगे बेटा, हमारे धर्म को छेड़ने की कोशिश करी। और यही चीज, ये पूरी चीजें अभी फटेंगी रिवोल्ट ऑफ 1857 में कुछ समय बाद। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को कंपनी रूल तक ही सीमित रखूं, यानी कि इस लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्राउन रूल जो है वो कवर अप कराऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो अभी तक आप कंपनी रूल के जितने पॉइंट्स हैं वो अच्छे से ध्यान में रखना, बस इसमें यही चीज थी बस। फिर अर्ली रेजिस्टेंस प्री 1857 में क्या चीज हुई, तो एक मिनट में, इसके बाद क्या बचा हुआ है हमारा, इसके बाद क्राउन रूल शुरू होगा ना। तो ये अभी क्राउन रूल से पहले, जब क्राउन रूल स्टार्ट करूंगा तो क्राउन रूल से पहले 1857 के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर शुरुआत करके फिर क्राउन रूल पे लेके जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ यहां तक ही हम लोग जो है वो रख रहे हैं आज के इस लेक्चर के लिए, जिसमें इसका पहला पार्ट मैं कंपनी रूल ही कवर करा रहा हूं, दैट्स इट। ठीक है, कवर कर लिया मतलब अपन ने पूरा का पूरा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप एक्सक्लूसिव हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी, यानी कि ये जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, कमलाक्ष जो ऑफिशियल, इस चैनल पर जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे उसकी पूरी पीडीएफ्स वगैरह जो होंगी वो आपको हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवाई जाएंगी। राइट, तो वहां से आप जो है वो ले सकते हैं, जो भी पीडीएफ चाहिए आपको, जो भी नोट्स चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें वहां पर एक्स्ट्रा आपको मिलती रहती है, जब ज्वाइन करोगे तो आपको पता लगेगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए, बिना समय वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मुझे, मैं अक्सर बोलता हूँ लेक्चर को स्टार्ट करते समय। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। ये मेरा आउटरो है, लास्ट बोलने वाली लाइन आज आखिरी आखिरी में पहले हो गई, कोई बात नहीं, होती रहती है गलती एकदम से। एक्चुअली क्या है मेरा, यही होता है डिस्ट्रैक्शन में, यही चीज होती है। मेरा फोन मैंने देखा, उसमें कुछ मिस कॉल्स पड़े हुए थे, 3 मिस कॉल्स हैं, तो वही मैंने देखे, तो अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो गए। इसलिए मोबाइल फोन्स वगैरह को, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना जरूरी है ना, तभी फोकस के साथ चीजें होती हैं। तो चलो साइन ऑफ करूंगा मैं। मेरा नाम है कमलाक्ष झा, मैं हूं आपका एजुकेटर। जय हिंद, जय श्री महाकाल, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।